नमस्कार साथियों, आज क्वांट के ऐसे चैप्टर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो चैप्टर क्वांट का बहुत बड़ा बेस चैप्टर है, परसेंटेज। इसके बेस पे हम न सिर्फ परसेंटेज, इसके बाद प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं और ये बेस चैप्टर है इन सारे चैप्टर्स का। और क्वांट्स का ये एक ऐसा सेक्शन है, ये 4 चैप्टर, जिससे किसी भी परीक्षा में कम से कम 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। आज हम मैथमेटिक्स के एक बहुत ही, आप समझ लीजिए कि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। और परसेंटेज का मैं दावा करता हूं कि मैं इस वीडियोस के माध्यम से आज आपको परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और आपको वो सारे सवाल कराने की कोशिश करूंगा जो एसएससी सीजीएल तक पूछे जाते हैं और जिसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता है। हम अब ये सवाल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ तक नहीं पढ़ेंगे कि 10% 1/10 होता है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, 10% लाभ पर बेचा गया तो कितना लाभ। इन सबको तो देखेंगे। इसके बाद हम उन सभी सवालों को भी टच करने का प्रयास करेंगे जो सवाल बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिसको लेके बच्चे परेशान रहते हैं। परसेंटेज का चैप्टर मैं आपको पहले ही बता दूं, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो इसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ये बेस चैप्टर है उन आगे के 3 चैप्टर्स का। तो आज हम परसेंटेज के साथ शुरुआत करेंगे और शुरुआत से पहले आप सभी लोग जुड़ जाइए, एकाग्रता के साथ इस वीडियो को देखिए। जहां दिक्कत हो वहां हमारे कमेंट सेक्शन में हमारा कमेंट दीजिए, हमारा अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। हम आपको कॉन्सेप्ट का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, कॉन्सेप्ट को फिर से आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसका एक पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो घूम फिर लिए हों हर जगह से और कंसंट्रेट हो गए हों तो आ जाइए। और एक बात, इस वीडियो को कोई भी बिस्तर पे लेट के देखने की कोशिश नहीं करेगा। हमें ना वॉच टाइम चाहिए, ना सब्सक्राइबर चाहिए। आप सीरियस होके पढ़िए, और सीरियस होके पढ़ने का मतलब समझते हैं, बैठ जाइए और पेन पेपर उठा लीजिए। स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है परसेंटेज का, सबसे पहले हम वही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या है वो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर परसेंटेज की, परसेंटेज, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देख लीजिए, परसेंटेज जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, ऐसा ही लिखते हैं। और इसको जब आप तोड़ते हैं तो ये टूटता है प्रति 100। प्रति 100 का मतलब जिस भी की गणना प्रत्येक 100 के आधार पर की गई हो वही प्रतिशत है। हर 100 पर जो रेशियो बने वही प्रतिशत है। जैसे अगर कोई कहता है कि 5%, तो हम सीधा समझ लेते हैं 100 में 5% का क्या मतलब समझ लेते हैं, 100 में 5। प्रतिशत का मतलब हर 100 पर, जैसे कोई कह दे कि 5% की दर से 5 साल तक, या 5% की दर से 500 रुपए का, तो हमको क्या करना है, 105, 205, 305, 405 और ये 5वां 105 और जोड़ लेंगे सब तो ये 500, और 500 पे 5% कितना, 25। यानी ये 25 क्या है, हर 100 के साथ 5% दर दिया था आपको इसका, तो 5% का मतलब हर 100 के साथ 5% का यही कॉन्सेप्ट है। यानी अगर हम सिंपल सी बात आपको समझाने की कोशिश करें तो प्रति सैकड़े के हिसाब से गणना पर के आधार पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वही प्रतिशत कहलाती है, क्लियर हो रही बात। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण, और बाकी चीजें सवाल के साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। हम बहुत कुछ अभी एक साथ आपको क्लियर कर देंगे तो चीजें आपके दिमाग से वॉश आउट हो सकती है। हम एक कॉन्सेप्ट, एक एग्जाम्पल के बेस पे सवाल उठाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। अब एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि अगर कोई कह रहे कि यदि संख्या x, किसी संख्या x का y प्रतिशत ज्ञात करना है,
यक्स का y प्रतिशत ज्ञात करना है, तो यक्स का y परसेंट यक्स गुणित y बटा 100 होता है। और कोई कह दे कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो x बटा वाई इंटू 100। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें, एक परसेंटेज का मतलब, अब जैसे याद कर लीजिएगा आप कि 1% 1/100 होता है। परसेंटेज को जब भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत बटा 100, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसके गुणे 100। जैसे 1/20, 1/20 का मतलब कितना, 100 से गुणा कर लीजिए 5%। और कोई पूछे 5% माने, तो 5% माने 5/100 यानी 1/20। बात क्लियर हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात, तेजी से सवाल लगाने के लिए फ्रैक्शन वैल्यूज बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता कि 5% बराबर कितना होता है, 1/20 होता है, लिखा हुआ है बहुत सी किताबों में। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 66 सही 2/3% कितना होता है, 2/3 होता है। 33 सही 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है। अब आप तो कहेंगे कि अरे क्या सर, ये क्या याद करने की चीज है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, 100 से भाग दे दे के निकाल लेंगे। बहुत टाइम किल होता है ये सब, एग्जाम में बहुत टाइम किल करता है। आप इन सबको ओरल ही रिटन ओरल आप मेमोराइज कर लीजिए, ये आपको एकदम मुंह पे होना चाहिए, जवान पे होना चाहिए, याद होना चाहिए कि किसी का भी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, किसी का भी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? भरते हुए स्विच कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन वैल्यूज को आप किताबों से कहीं से भी आप कलेक्ट करके याद कर लेंगे जो जो आते हैं। जैसे 12 से 1/2% बड़ा पॉपुलर परसेंटेज है, सवाल पूछा जाता है, ये 1/8 होता है। तो 6 सही 1/4 कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे पूरा याद कर जाइए। बाकी चीजें हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको, हाँ ये महत्वपूर्ण है कि x का y परसेंट क्या होगा, तो x गुणित y बटा 100। x का y परसेंट क्या होगा, x गुणित y बटा 100। x y का कितना परसेंट है, x बाई y इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हम कॉन्सेप्ट को आगे और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन उठाते जा रहे हैं और सॉल्व करते जाएंगे। जैसे पहला सवाल अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर को किसी भी लिहाज से इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक बेस चैप्टर है आगे के 3 चैप्टर्स, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। सीधा सा सवाल, पहला सवाल ये पूछ रहा है, ये लेवल 1 में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देख रहे हैं आपके लिए मैंने बहुत सारे सवाल इस तरह से खुद के लिए नोट्स बना रहा हूं और आपके लिए सवाल ढूंढ के ला रहा हूं। समय के अभाव में मैं टाइप भी नहीं करा पा रहा हूं, इनको सीधे आपको नोट्स से प्रोवाइड करा रहा हूं। कह रहा है कि यदि 450 का x परसेंट 54 है तो x का मान, 450 का x परसेंट मतलब 450 गुणित x बटा 100, और ये अगर 54 है 54 है तो x क्या है, सीधा 54 बटा 450 गुणित 100। एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 6 54, 9 5 45, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। पहला ऑप्शन ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आईबीपीएस 2015 का सवाल है, ये आईबीपीएस 2015 का सवाल है। और इस तरह से आराम से, जिसको भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट लिखिएगा और हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा सवाल है, जानते हैं आप। ठीक है, अगला सवाल, x परसेंट का मतलब x बटा 100 है। दूसरा सवाल है आसान सा सवाल कि 1000 के 25% के 1% का 1% क्या होगा। ठीक है, 1000 के, ये देखिए एसएससी सीएचएसएल 2014 का है, क्या होगा देख लेते हैं। 1000 का 25%, 25% मतलब 25 बटा 100 या 1/4 आप कह सकते थे, 25 बटा 100। चलिए 25 बटा 100 गुणित 1% 1/100 और गुणित 1% 1/100। कोई तकलीफ नहीं है, 3 जीरो तो काट लीजिए आप, और बचा कितना, 25 बटा 1000 यानी 3 जीरो बचा, ये बराबर हो जाएगा 25, 3 अंक जीरो लगाना है तो समझ लो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 0.025। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से सवालों में कोई दिक्कत। अगला सवाल आप देखिएगा, अच्छा सवाल, किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, संख्या का 65% कितना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। किसी संख्या का
4/5। अब 4/5 को परसेंट में बदलना हो तो क्या करेंगे आप बताइए। 4/5 है ना, इस 4/5 को लीजिए, 4/5 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 4/5 गुणित 100, 20×100, 20 चौका 80%, यानी 80% और 45% का डिफरेंस 80 - 45 बराबर 56। तो 80 में से 45 जाएगा तो 35%, 35% बराबर 56 है। तो पूछ रहा है कि 65% कितना होगा। 56/35, 56/35 गुणित 65 बराबर आ जाएगा आपको 7×5=35, 7×8=56, 8 हो गया, 7×8=56, 7×5=35, 13×5=65 और 13×8 ये हो जाएगा 104। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर पाएंगे, कोई दिक्कत यहां तक। इस तरह से आप इन सब सवालों को कर लेंगे, आराम से करने की जरूरत है। ठीक है, बैठ के सवाल हल करिए, पेन पेपर निकाल लीजिए। सो के बिस्तर में सवाल हल कर वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ आप अपने मन को बहला रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ने के लिए पेन पेपर उठा लीजिए, एक एक सवाल को हमारे साथ सॉल्व करते चलिए, तब जाके कुछ तैयारी हो पाएगी और तब आप बेहतर एग्जाम दे पाएंगे और एग्जाम को निकाल पाएंगे। ऐसे तो फिर आप आराम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, इसका प्रतिशत त्रुटि। समझ रहे हैं, गुणा करना था 5/3 से, कर दिया 3/5 से, तो क्या परसेंट एरर आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि गुणा किससे करना था भाई। परसेंट एरर क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि होता है, त्रुटि बटा मूल मान गुणित 100। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत देख लीजिए, परसेंट एरर, परसेंट एरर इज इक्वल टू एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, वैल्यू इंटू 100। तो एरर क्या आ जाएगा, करना था 5/3 से, कर दिया 3/5 से, बटा 5/3 ओरिजिनल है और इंटू 100। क्लियर हो रही बात। इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाता है, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 15, 15 हो जाएगा ये 25/25 माइनस 5 9, 25/9/15 और गुणित ये पलट के 3/5 हो जाएगा। तो 3×5=15, 25, 16/25 और परसेंट गुणित 100 है ही, इंटू 100, तो इंटू 100, 25 चौका 100, 16 चौका 64% का परसेंट एरर आ जाएगा, 64%। एसएससी सीजीएल 1999। समझ पा रहे हैं सवाल को। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कह रहा है कि इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, देन बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू। ये सवाल कभी भी ऐसे, ये अलग तरह का, देखने में अलग तरह का लग रहा है। इसका परिचय प्राप्त करते हैं कि ये कौन है, किस तरह से आया है और हम इसको किस तरह से इनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो 120% ऑफ ए का मतलब 120 ए बटा 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहां पे भी मिलेगा 80/100, 100 से खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a बटा बी बराबर 20 चौका 80 और 20 छक्का 120, या आप कह रहे 40 दूनी 80, 40 तियां 120, या यूं कह सकते हैं कि a बराबर 2, b बराबर 3। कोई तकलीफ नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, b प्लस ए, b प्लस ए क्या है, चलो लिख ही लेते हैं, b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, 3 + 2 5/3 - 2 1, तो ये 5 हो गया और ये आंसर आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन। कोई तकलीफ नहीं ना यहाँ तक तो समझ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज बहुत जरूरी है जिंदगी में भी परसेंटेज का बहुत वैल्यू है। ठीक है, जिंदगी में आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये परसेंटेज से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, और आप ये मान सकते हैं कि आपकी जिंदगी कितना % सफल है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको जानना बहुत जरूरी है। तो 40% ऑफ ए प्लस बी दे रहा है कि 40 ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 100 से डिवाइड नहीं कर रहा हूं, 60 ऑफ ए माइनस बी, देन फिर यहां से ए बी निकाल लूंगा तो 20
से काट दो, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b, या a बाई बी इज इक्वल टू 5/1, या यूं कह सकते हैं a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1। अब पूछ रहा है आपसे इसकी वैल्यू, इसको ले आइए यहाँ, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 अपान a प्लस बी 6, 10 में से 3 जाएगा 7/6। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। कितना है, 7/6। कोई तकलीफ नहीं यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, परसेंटेज के चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं और परसेंटेज के सवाल को हल कर रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल, एग्जाम के पैटर्न पर है सवाल और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक ऐसा सवाल देखा गया है, कई बार परीक्षाओं में ऐसा सवाल पूछा जाता है। क्या है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता थी, वह 24% अंक प्राप्त करता है और 130 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण अंक कितने हैं, उत्तीर्ण अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? तो एक तो बेहतर तरीका ये है कि एक विद्यार्थी है 24% नंबर पाया और फेल हो गया, कितने नंबर से, 130 नंबर से। तो दे दो यार अपने घर से, क्या जा रहा है तुम्हारा, कुछ जा रहा है, दे दो 130 नंबर उसको, पास हो जाए बेचारा। और पास हो जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, 36% पर पहुंच जाएगा, 36% पर। तो उत्तीर्ण होने का अंक कितना है, इधर आ जाओगे तो 130 नंबर बराबर 12%। उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट नंबर चाहिए था, 36%। 12% अगर 130 है तो 36%, 13 390 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है, पास होने के लिए पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, उत्तीर्ण अंक। तो 12% अगर 130 है तो 36%, 13 390। क्लियर है ना, आराम से इस सवाल को आप कर लेंगे इस तरह से। अगला सवाल ध्यान दीजिए, परीक्षा पे ही है, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाएं, इसलिए एक ही तरह के 2-3 सवाल लगवाने की कोशिश करता हूं ताकि आप प्रैक्टिस में आ जाए। अभिषेक को परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है। अभिषेक को पास होने के लिए 60 अंक चाहिए, वो 240 अंक प्राप्त करता है और 600 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, यहाँ पूर्णांक की बात कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, अभिषेक 204 को, अभिषेक को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, पास होने के लिए 60% नंबर चाहिए। पा कितना रहा है, अभिषेक का प्राप्तांक कितना है, अभिषेक का प्राप्तांक है, अभिषेक, जबकि अभिषेक 240 अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। 240 पाया और फेल हो गया 60 से, तो 60 नंबर हमने दे दिया, यानी 300 नंबर से पास हो जाएगा और पास बराबर 60% है। तो 60% अगर 30 है तो 10%, 6 से भाग दे दो, 50 हो जाएगा। और 100% पूर्णांक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूर्णांक। और किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100% बराबर 500 है। ठीक है ना, याद आ रहा है, ठीक है, सही है, और कोई दिक्कत? ठीक, अब अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है कि रवि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अमर ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। तो उत्तीर्णांक कितना है, यानी कितने नंबर पाकर कोई पास हो पाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए कहानी क्या है, कहानी इसकी ये है, समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए बहुत सिंपल सा सवाल ये है, कह रहा है एक तरफ रवि है, एक रवि की कहानी है और एक अमर की कहानी है, दोनों दोस्त हैं, एक पास हो जाता है एक फेल हो जाता है। ऐसा ही होता है कंपटीशन की तैयारी में, आपको लगता है कि वो परीक्षा नहीं निकाल पाएगा, मैं निकाल लूंगा, और वो निकाल लेता है, आप बैठे रह जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। चलो, रवि 20% अंक प्राप्त किया, फेल हो गया 30 अंकों से, तो 30 दे दिया तो पास हो गया, रवि खुश पास हो गया। अमर ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए जितना न्यूनतम अंक चाहिए था उससे 42 अंक अधिक पाए, तो इसको भी 42 घटा दिया। अब दोनों पास पॉइंट पे आ गए, पास पॉइंट यानी पप्पू पॉइंट, इसको कहते हैं पप्पू पॉइंट, जो ठीक जस्ट पास, जिसको क्या कहते हैं, जस्ट पास। ठीक, अब जस्ट पास, रवि 20% पाया था, 30 से फेल था, 30 नंबर दे दिया, जस्ट पास।
अमर 32% पाया और जस्ट पास से 42 नंबर ज्यादा पाया तो घटा दिया, अब जस्ट पास पॉइंट पे आ गया। तो अमर और रवि दोनों दोस्त थे तो हमने मिला दिया दोनों को, दोनों जस्ट पास पॉइंट पे हो गए। अब ये 42 इधर आया तो 42 और 30 72, 72 और ये भी 12% हो गया, 12% बराबर 72। तो कह रहा था कि 12% 72 है, तो कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर तो आप एक देखो 2% निकालो, अच्छा तो इसका 2%, 6 से इधर भाग 6 से इधर भाग, 6 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12 छाक 72, 2% 12 हो गया तो 20% 120 नंबर हो गया। और पास होने के लिए कितना नंबर रवि को देना पड़ा, रवि 20% पाया था, 30 से फेल था, 30 और दे देंगे तो यानी पास मार्क्स कितना हो गया 150, यही 150 पास मार्क्स है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ पा रहे हैं ना। इसको कुछ और भी इजी तरीके से आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, या तो सीधा सीधा आप कर लेते कि ये जो है 32 और 20 का अंतर कितना 12%, ये 12% का अंतर है रवि अमर का, और नंबर में कितना अंतर है 30 42 72 का अंतर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 12 छाक 72, 6 नंबर, तो 2% तो 20% कितना हो जाएगा 20 इधर 20 इधर, 20 छक्का 120, और ये 120 में 30 नंबर से फेल है तो 30 और देना है, यानी पास मार्क्स 150। ये आपके एग्जाम का अप्रोच है, ये एग्जाम में, लेकिन आपको समझाने के लिए जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उसके लिए मैं ये इतनी बातें समझा रहा था। अदरवाइज क्वेश्चन तो बिना पेन पेपर का है, राइट ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये हमको सबको लेके चलना है। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है वो क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे 20% और 32% का डिफरेंस 12%, और दोनों के नंबर का डिफरेंस वो 30 अंक पीछे रह गया पास होने से और वो 42 अंक ऊपर हो गया पास होने से, तो 72, 12% बराबर 72, 1% बराबर 6, 20% बराबर 120, 30 नंबर और चाहिए, 30 और जोड़ दिया 150, पास हो गया। ये पास होने के लिए नंबर चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं दो तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। कह रहा है कि एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 25 किग्रा पानी भाप द्वारा उड़ा दिया जाता है, अब इसमें नमक की मात्रा 24% रह गई, तो प्रारंभ में मिश्रण क्या था। ठीक है, एक बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चूंकि ये सवाल के माध्यम से मैं समझाऊंगा तो शायद आपको बात जल्दी समझ में आ जाए, और इसका आप बहुत जगह उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जगह। ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्वांटिटी जो होती है, जो मात्रा होती है किसी भी चीज की, मात्रा बराबर कुल मात्रा गुणित परसेंट शेयर। ठीक है, अब अगर इसमें से दो का गुणनफल, ये मात्रा फिक्स है, जैसे नमक और पानी का घोल है तो नमक की मात्रा फिक्स है। आज तक ऐसा कोई लैंप या कोई स्टोव या कोई गैस चूल्हा नहीं बना कि नमक पानी को खौलाओ तो नमक को भी उड़ा दे, नहीं बनाना, नमक तो रहेगा भाई। पानी 25 किग्रा उड़ जाएगा, चाहे नहीं उड़ेगा, नमक उसमें जितना था उतना रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि पहले नमक कितना था 18, अभी नमक कितना है, अभी नमक है 24, 18 24 है, तो ये कितना हो गया, ये तो कितना हो गया, ये 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, और ये एक का जो अंतर आया है, ये एक का जो डिफरेंस है, ये एक का डिफरेंस कितने के बराबर है, एक का डिफरेंस जो आ रहा है, ये आ रहा है एक का डिफरेंस 25 kg के। तो प्रारंभ में क्या था 4 था, यानी घोल पूरा कितने का है 100 kg का। क्लियर है बात, क्लियर है बात। कहने का मतलब जब जैसे क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, L इंटू बी होता है। अब अगर ये हम फिक्स कर दे कि एरिया 120 आएगा तो लंबाई क्या है, अगर 12 है और 10 है, ठीक है, तो लेकिन अगर इसको कोई 15 कर देगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 8 करना पड़ेगा। अब देखो 12 L की बात कर ले, 12 बटा 15, और ये चौड़ाई 10 बटा 8, 10 बटा 8, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 2 पचे 10, 2 चौके 8। ये इनवर्स रिलेशन होता है, मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी का अगर वैल्यू कांस्टेंट कर देंगे और दो चीजों का गुणनफल है तो इनका जो अंतर आता है उसका रेशियो जो होता है वो उल्टा होता है। यानी कहने का सेंस क्या था कि अगर नमक यहाँ 18 था फिर 24 हुआ, ठीक है, 18 था तो 24 हुआ, इसका मतलब ये है कि
अब ये नमक 4 से 3 हो गया, एक या 3 से 4 हो गया, एक बढ़ गया, और ये एक बराबर जो बढ़ा है ये 25 किग्रा पानी उड़ाने के बाद बढ़ा है, तो एक बराबर 25 है, तो पूरा घोल पहले 4 था तो ये 100 हो गया। एक तो ये तरीका था, आप कर पाएंगे। दूसरा जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं मान लीजिए पूरी मात्रा x थी, x मात्रा थी, तो x मात्रा का 18% नमक था, 18/100 भागिए नमक की मात्रा बराबर इसमें से 25 पानी उड़ गया, तो x माइनस 25 और नमक कितना बचा 24%, यानी 24/100। ये सवाल भी सॉल्व करते हैं, 100 से खत्म, 6 दूनी 6 3 18, 6 चौके 24, और 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 25, या यहां भी आएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल, यानी x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू, सॉरी 25 चौका 100, 4 से गुणा हुआ ना, तो 4x, और इस 25 में नहीं गुणा किया, 100, ये 100, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 kg। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये सेकेंड मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। कर पाएंगे ना, ये आसान सवाल इस तरह से कर पाएंगे। अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ताजे फल में 90% पानी और सूखे फल में 20% पानी है। 20 किग्रा ताजा फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बहुत आसान सा सवाल है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझने की कोशिश करिएगा और समझ के ही लगाने की कोशिश करिएगा। क्या है ये कि आप उस तरीके से भी लगा सकते थे, ठीक है, कैसे, जैसे मैंने पीछे बताया उस तरीके से भी लगा लेंगे और इस तरीके से भी लगा लेंगे। देखिए, देखते हैं कैसे लगाया जाए। ये देख लीजिए, कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ, अब देखो ये भी दो चीजों का गुणनफल है, लेकिन हम उससे नहीं करते हैं, वो लगता है आपको समझने में दिक्कत होगी। ये 20 है, 20 केजी में 20 केजी अगर ड्राई है, 20 केजी है तो उसमें 20 केजी ताजा फल है, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स कितना निकलेगा, 90% पानी है तो 10%, तो 20 × 10/100, और ये बराबर होगा x मान लेते हैं हम क्या मान लें कि सूखे फल की मात्रा अगर x है, तो सूखे फल की मात्रा x है, तो x में कितना है 20% पानी है, 20 ताजे फल में 20% पानी और सूखे फल में 20% पानी है, ठीक है। तो ये x का x यहां लिख लेंगे आप कि माना सूखा फल बराबर x, मात्रा x है, तो यहां पे कितना फल ड्राई फ्रूट्स मिलेगा 20%, क्योंकि इसमें पानी 20% है तो 80% मिलेगा। सॉल्व कर लीजिए, निकल आएगा 2 और ये हो जाएगा 20 चौका 80, यानी 10 बराबर 4x, तो x बराबर 2.5 kg, ठीक है। इस तरह से भी हो जाएगा, सिंपल है। फिर से बता देता हूं, मान लीजिए सूखा फल x है, आपके पास ताजा फल कितना है 20 केजी, तो 20 केजी ताजे फल में ड्राई फ्रूट्स कितना निकलेगा 10%, 90% पानी है, तो 20 × 10/100। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये बराबर होगा किसके, जितना सूखा फल निकलेगा x, उसके में से भी उसका कितना 20% पानी निकालेंगे, तो प्योर ड्राई फ्रूट्स x है वो इसका भी 80% निकाल लिया, यानी 20% निकाल लिया पानी, तो 80% ड्राई फ्रूट्स मिलेगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 2.5 kg, यानी 20 किग्रा ताजे फलों में 2.5 किग्रा सही जो है वो क्या मिलेगा आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेगा। क्लियर है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति की आय 1800 बढ़ जाती है और उसका आयकर 18% से 3%, 18% से 15% घट जाता है। दोनों स्थितियों में 29.95 आयकर मुफ्त होता है, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या है। सिंपल सवाल है, इसको उसी तरह से लगाइएगा जिस तरह से हमने बताया था। क्या पहले आयकर कितनी थी भैया, पहले आयकर 18 थी, अभी आयकर 15। आयकर होता क्या है, टैक्स क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स बराबर कितना इनकम इनटू रेट, जो टैक्स का रेट होगा, टैक्स रेट, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए टैक्स रेट। तो अब दो देखो यहां पे है ना, या तो भाई टैक्स फिक्स है, टैक्स फिक्स लगेगा, लेकिन रेट फ्लक्चुएट कर गया और इनकम फ्लक्चुएट कर रही, तो जो टैक्स है 18% था वो 15% हो गया, यानी ये बराबर हो गया 6/5 के, और इसका अंतर 1 भाग हुआ 1, ठीक है। और वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि 1 की हुई है, और 1 बराबर 1800 है, और पहले कितना था इसका इनकम 5, तो 18 × 5 = 90, 9000,
ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये और बहुत शानदार तरीका है ये सवाल लगाने का। इस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं। जैसे ये 18% 15% रेशियो 6/5, यानी पहले इनकम 5 थी अब 6 हो गई और दोनों का अंतर बता रहा है कि 1800, एक भाग बराबर 18 के, तो पहले का 5 भाग बराबर 9000। कोई तकलीफ यहां तक? इन सब चीजों के साथ आज का परसेंटेज का चैप्टर का पहला सेक्शन पूरा कर रहे हैं हम, और इस उम्मीद के साथ कि आपको परसेंटेज बहुत बेहतर लगा होगा। यदि कोई भी दिक्कत है, आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर और किस तरह से पहुंच सकते हैं और आपको चीज़ों को समझा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको बहुत हाई फाई ऐसी चीज़ें पढ़ा दूं जो आपको समझ ना आए। हम आपको एकदम बेसिक से लेके चलना चाहते हैं और पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सबको हमारी बात समझ में आए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में हमको देते रहिए और ट्रिक्स को सीखते रहिए, हमसे लाभ लेते रहिए और खूब इंजॉय करिए, सेलेक्ट होइए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और तब तक के लिए अगले सेशन, अगले वीडियोस का इंतजार करिए। बहुत जल्द अगला वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।